नोएडा में पॉर्न साइट्स पर अश्लील कंटेंट अपलोड करने के मामले को लेकर आरोपी दंपति से पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। सेक्स चैट के लिए लेना पड़ता था टोकन। साइप्रस से नोएडा तक चलता था ये सेक्स रैकेट और चेहरा देखकर चैट करने पर अलग से किया जाता था चार्ज। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा में पॉर्न साइट्स पर अश्लील कंटेंट अपलोड करने के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि इस पूरे रैकेट को दंपति उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव चला रहे थे, जो नोएडा के इसी फ्लैट में स्टूडियो बनाकर पॉर्न वीडियो शूट कराता था। सूत्रों की माने तो पोर्नोग्राफी का ये पूरा रैकेट टोकन पर आधारित था, यानी अगर आपको बताए गए साइट पर कुछ भी देखना हो तो उसके लिए पहले टोकन खरीदना होगा। इन पोर्नोग्राफी साइट्स पर अलग अलग कैटेगरी में वीडियो और लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया था। सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला है कि इस साइट पर जो भी विजिट करता था उससे हर एक चीज के लिए अलग से पैसे चार्ज किए जाते थे। मसलन अगर किसी को 1 मिनट का वीडियो देखना है तो उसके लिए अलग चार्ज था। किसी को अगर अलग एज ग्रुप के वीडियो को देखना होता था तो उनसे अलग से पैसे चार्ज किए जाते थे। जांच में पता चला कि अगर लाइव चैट के दौरान आपको सामने वाली लड़की का चेहरा देखना है तो इसके लिए भी अलग से चार्ज किए जाते थे। यानी इस साइट पर हर सेगमेंट और हर कैटेगरी के वीडियो और चैट्स के लिए रेट लिस्ट अलग अलग थी। लेकिन आरोपी दंपति उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव एडवर्टाइजिंग, रिसर्च और पब्लिक ओपिनियन के नाम पर फंडिंग लेते थे। ये कंपनी जिससे ये जुड़ी हुई थी, टेक्नीशियस कंपनी, ये एक हैमस्टर और साथ ही स्नैपचैट कंपनी के लिए पॉर्न कंटेंट दिया करती थी। इसमें सब कैटेगरीज भी थी, यानी फुल फेस, हाफ फेस और न्यूड कैटेगरी, जो कि कस्टमर जितने पैसे देता था उस हिसाब से एक्ट करती थी मॉडल। और बताया जा रहा है कि ये पैसे का बंटवारे का भी एक रेशियो सेट किया गया था। दंपति यानी उज्जवल और जो उनकी पत्नी थी नीलू, उनके लिए 75% और 25% वो मॉडल रखती थी। लिहाजा अब इस पूरे प्रकरण में इंटरनेशनल कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि ये रैकेट आखिर कैसे काम करता था। दरअसल ये सिंडिकेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए काम कर रहा था। सूत्रों की माने तो आरोपी ने फेसबुक पर एक पेज बनाया था जिसमें लड़कियों को मॉडलिंग के ऑफर और मोटी सैलरी का लालच दिया जाता था। दिल्ली एनसीआर की कई लड़कियों ने इस पेज के जरिए आरोपियों से संपर्क किया था। जब वे नोएडा के फ्लैट पर ऑडिशन के लिए पहुंची तो आरोपी महिला ने उनको पॉर्न रैकेट का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया था। आरोपी लड़कियों को 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाने का लालच देते थे। कई लड़कियां पैसे के लालच में आकर इस रैकेट का हिस्सा बन भी गयीं। अफ्रीकी देशों के साथ साथ जो और अन्य देश हैं वहां से कनेक्शन मिला है। और बताया जा रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से जो महिलाएं हैं, जो मॉडल्स हैं, उनको अप्रोच किया जाता था, उनको बुलाया जाता था और बाद में 1 से 2 लाख रुपए प्रति महीने का लालच दिया जाता था और लालच के बाद उनको पोर्नोग्राफी शूट कराई जाती थी। इस गंदे धंधे के तार कई देशों तक फैले होने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल अभी इसकी जांच जारी है। कहा जा रहा है कि इस रैकेट को चलाने में कई और देश के लोग और एजेंसियां भी शामिल थी, जिसके बुने जाल से रैकेट चलाने वाले करोड़ों रुपए की कमाई कर डाले। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की जो बी ग्रेड एक्ट्रेसेस होती थी वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। करीब 400 के आसपास ऐसे मॉडल्स हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है और इसके साथ ही जो चिन्हित किए हैं मॉडल्स, उनसे भी पूछताछ जल्दी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये जांच और आगे बढ़ेगी। फिलहाल नोएडा पुलिस ने भी इस तरीके के जो और पीजीज हैं जो सोसाइटियों में, आरडब्ल्यू में चल रहे हैं, उनको लेकर, उनके वेरिफिकेशन को लेकर आरडब्ल्यू से संपर्क करना शुरू कर दिया है। फिलहाल नोएडा के पॉश इलाके में हो रहे इस गंदे धंधे के खेल की जांच अभी जारी है और जांच की आंच इस ओर भी है कि आखिर इस कपल के तार देश और विदेश में कहां-कहां तक फैले थे। नोएडा से हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18।
नोएडा सेक्टर 105 की जिस कोठी में ये पूरा खेल चल रहा था वो कोठी बेहद रहस्यमयी है। लोगों की माने तो ये कोठी तभी खुलती थी जब यहाँ पर लड़की आती थी। इसके अलावा इस कोठी में तमाम ऐसे पार्सल अभी भी मौजूद हैं जो इस पूरे खेल के अहम सबूत हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 5 साल तक इस कोठी में गंदा धंधा चल रहा था, किसी को भनक तक कैसे नहीं लगी। देखिए रहस्यमयी कोठी का पूरा सच। नोएडा सेक्टर 105 कोठी नंबर C234। और इसी रहस्यमय कोठी में चलता था गंदे धंधे का पूरा सिंडिकेट। कैमरा लाइट एक्शन के नाम पर किया जाता था पॉर्न वीडियो शूट। किराए के इसी कोठी में उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव लड़कियों को मॉडल बनाने का झांसा देकर ब्लू फिल्म बनाते थे, जिसकी विदेशों तक सप्लाई होती थी। यही वो मकान है जहां पर ईडी ने रेड की थी और उस दौरान दंपति को गिरफ्तार किया था और सूत्रों के मुताबिक 3 मॉडल्स मौके से हिरासत में ली गई थी और उनसे भी बयान दर्ज कराए गए हैं। और आपको बता दें कि जानकारी मिली है कि ये कोठी करीब 250 मीटर की है। जो अलॉटमेंट है एक चिकित्सक की ये कोठी है और साथ ही इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। और बताया जा रहा है कि बेसमेंट में ही पूरा सेटअप किया गया था जहां पे ये शूटिंग की जाती थी। इस घिनौने खेल के पीछे कई राज हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है ये कोठी जिसका नंबर है C234। लोगों की माने तो गेट तभी खुलता था जब लड़कियां इस कोठी के बाहर आती थीं। लोगों को शक जरूर था, लेकिन लाइट और कैमरा देखकर लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस कोठी में लड़कियों के आने का राज क्या है। लोगों को लगता था कि कोठी के अंदर किसी तरह का वीडियो और फोटो शूट हो रहा है, लेकिन जब इस कोठी का पर्दाफाश हुआ तो सब हैरान रह गए। कि पूरा जो मुख्य गेट है इस पर ताला जड़ा हुआ है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से आप देखेंगे तो यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं और जो कि 3 सीसीटीवी तो दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घर के प्रेमाइसेस में 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे संभवतः नजर रखी जाती होगी। इसके अलावा सबडिजी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड जिसमें ये दंपति काम करते थे, उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव, ये उनकी गाड़ी है और आज ये गाड़ी उसी फर्म के नाम रजिस्टर्ड है। लिहाजा ये गाड़ी भी एक अहम सबूत के तौर पर देखी जा रही है और ऐसा संभवतः माना जा रहा है कि मॉडल्स को लाने और ले जाने का काम भी इसी से होता था। ये रहस्यमय कोठी जिस इलाके में है वो एक पॉश इलाका है। यहाँ तक कि कई बड़े अधिकारियों के घर भी आसपास हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सेक्टर 108 पुलिस कमिश्नरेट से ये सेक्टर लगा हुआ है। इसके बावजूद भी पिछले 5 सालों से चल रहे इस गंदे धंधे का किसी को भनक तक नहीं लगी। न पुलिस पकड़ पाई, न लोकल इंटेलिजेंस सुराग जुटा पाई। जब ईडी ने छापा मारा तो इस कोठी का पूरा सच सामने आ गया। RW अभिलेखों में इनका कोई भी हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इन्होंने किसे किराए पे दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दूसरा ये कि ये संभव है कि हो सकता है डॉक्टर साहब के ये बिजनेस पार्टनर हों, चला रहे हों भाई साहब जी। और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि पुलिस कमिश्नरेट से लगता हुआ सेक्टर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी यहाँ फेल हो चुकी है। वो तो ईडी ने रेड मार दी जब ये हम सबकी जानकारी में आ भी पाया, वरना ये तो टोटली पुलिस का फेलियर है। कमिश्नरेट से लगता हुआ सेक्टर है और पुलिस कहाँ सोई हुई थी। काली करतूतों और ब्लू फिल्म की स्टूडियो वाली इस कोठी से जुड़े कई सबूत अभी पार्सल में भी बंद हैं। ऐसा ही एक पार्सल लेकर पहुंचा कुरियर वाला सचिन। ये पार्सल नीलू नाम से पास के ही सेक्टर 104 हाजीपुर से इस कोठी पर पहुंचा था। सबसे पहले आपको वो तमाम पार्सल दिखाते हैं। यहाँ पे पार्सल की संख्या करीब 4 से 5 है, 1 2 3 4 5 और एक पार्सल अभी सामने आया है। ये शिवम है, ये पार्सल लेके आए नोएडा के सेक्टर 104 हाजीपुर से। शिवम, ये पार्सल कहाँ से आया है और किसके नाम पे, कुछ बता पाएंगे आप? सर ये नील नाम से है और सेक्टर 104 से हाजीपुर से आया हुआ है। ये कंपनी मीशो है। नहीं, ये डिलीवर जिसको करना है उस व्यक्ति का क्या नाम है? नील नाम है। नील जी।
और इससे पहले भी आप आए हैं कभी पार्सल लेके? हाँ सर, कभी आते रहते हैं बराबर। अभी 1 हफ्ते पहले एक पार्सल देके गया हूँ नील नाम से। इस रहस्यमय कोठी के अभी कई राज हैं जो खुलने बाकी हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। नोएडा से हिमांशु शुक्ला। अब सवाल यह है कि जिस कोठी में न्यूड फिल्मों की इंडस्ट्री चल रही थी वो आखिर किसकी थी? क्या कोठी मालिक को इस बात की भनक नहीं थी? क्या उनके घर में ये गंदा खेल चल रहा है? क्या पुलिस की कार्रवाई में ठोकी कोठी मालिक भी अब नपेंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या कोठी मालिक पर भी अब सवाल उठाए जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई होगी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद नोएडा पुलिस में कई तरह की चर्चाएं हैं। सबसे बड़ी चर्चा इस C-234 कोठी को लेकर है, जिसमें न्यूड फिल्में बनाई जा रही थी। नोएडा के एक पॉश रिहायशी इलाके में बीते 5 साल से गुपचुप ये गंदा धंधा चल रहा था और नोएडा के सेक्टर 105 में बनी ये कोठी आरोपी उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव की काली करतूतों की गवाह बनी। C ब्लॉक में मौजूद ये कोठी दिल्ली के एक नामी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर दंपत्ति की है। एक चिकित्सक की ये कोठी है और साथ ही इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और बताया जा रहा है कि बेसमेंट में ही पूरा सेटअप किया गया था जहां पे ये शूटिंग की जाती थी। अफ्रीकी देशों के साथ साथ जो और अन्य देश हैं वहां से कनेक्शन मिला है और बताया जा रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से जो महिलाएं हैं, जो मॉडल्स हैं, उनको अप्रोच किया जाता तो काली करतूतों वाली इस कोठी को आरोपी उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव ने किराए पर लिया था। यहाँ एक लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग वाला स्टूडियो बनाया गया था। स्टूडियो में अश्लील वीडियो बनाकर विदेश भेजा जाता था। लाखों रुपयों की कमाई का लालच देकर नंगेपन के इस गंदे धंधे में धकेलने वाले दंपत्ति बेहद शातिर थे। पूरा जो मुख्य गेट है इस पर ताला जड़ा हुआ है। चूंकि यहाँ पे पोर्नोग्राफी शूट होती थी, यही वो मकान है जहाँ पर ईडी ने रेड की थी और उस दौरान दंपत्ति को गिरफ्तार किया था और सूत्रों के मुताबिक 3 मॉडल्स मौके से हिरासत में ली गई थी और उनसे भी बयान दर्ज कराए गए हैं। और आपको बता दें कि जानकारी मिली है कि ये कोठी करीब 250 मीटर की है, जो अलॉटमेंट है। लेकिन ईडी की जांच में सारा खेल बिगड़ गया और इस कोठी में ताला लग गया। नोएडा की C-234 कोठी से निकली न्यूड फिल्मों की सीरीज में अभी कई और खुलासे होने बाकी है। सवाल तो ये भी उठने लगा है कि क्या कोठी के मालिक डॉक्टर दंपत्ति पर भी कोई कार्रवाई होगी? नोएडा से हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18। नोएडा के सेक्टर 126 इलाके में आज एक बड़ा हादसा हो गया। सेक्टर 94 में बन रखे M3M प्रोजेक्ट के पास एक लैम्बोर्गिनी कार ने 2 मजदूरों को टक्कर मार दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में थी। स्पीड बहुत ज्यादा थी। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। लापरवाही से गाड़ी चला रहा था ड्राइवर और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना नोएडा सेक्टर 94 में M3M प्रोजेक्ट के बाहर हुई है। 4 मजदूर फुटपाथ पर बैठकर बातें कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सवार युवक अजमेर का रहने वाला है। मामले में कार चालक के खिलाफ लापरवाही से कार चलाने की FIR दर्ज की गई है। हादसे के वक्त कार मालिक मृदुल गाड़ी में मौजूद नहीं था। मृदुल सुपरनोवा सोसाइटी में रहता है। भैया पुलिस को बुला। भाग नहीं पाए। अरे रेस मारती गाड़ी। रेस तू कितना है? अरे मैं से यहाँ पर तेज रफ्तार लंबोर्गिनी का कहर देखने को मिला और ऐसे में 2 मजदूर घायल हुए हैं। ये घटना नोएडा के सेक्टर 94 में हुई है। इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आप लंबोर्गिनी गाड़ी की स्थिति देखिए और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी तेज रफ्तार में रही होगी। चूंकि अंदर एयरबैग भी खुल गया है, शीशे टूटे हुए हैं और जो कार का अलाइनमेंट है वो भी टेढ़ा हो गया है। जिस तरीके की भयावह तस्वीर आई थी उसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि मजदूरों की
की स्थिति बेहतर नहीं होगी, लेकिन पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2 मजदूर घायल हुए हैं और जो ब्रोकर है वो इस गाड़ी को चला रहा था। फिलहाल जो मृदुल नाम का युवक है उसकी ये गाड़ी बताई जा रही है जो सुपरनोवा में रहता है, और इसके अलावा जो दीपक है वो चालक था। यहाँ पे आपको गाड़ी की 360 व्यू दिखाते, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। पीछे से भी ये पौंडीचेरी की गाड़ी बताई जा रही है और फिलहाल स्थिति देखिए किस तरीके से ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि गाड़ी की स्पीड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। पुलिस ने जो चालक है, जो आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसका मेडिकल करा लिया है, और साथ ही जो 2 मजदूर हैं जो सेक्टर 94 की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे वो घायल है, उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। और पुलिस की तरफ से कहा गया है, यह स्पष्ट किया गया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। यूपी का इनामी बदमाश झारखंड में ढेर हो गया। यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की कार्रवाई में 2.5 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में मारा गया। अनुज कन्नौजिया मुख्तार गैंग का शार्प शूटर था। उस पर मऊ समेत दूसरे जिलों में कुल 23 मामले दर्ज थे। एक समय ऐसा भी था जब अनुज के खिलाफ खौफ के चलते लोगों ने अपनी दुकानों पर मोबाइल नंबर लिखना ही बंद कर दिया था। मुख्तार अंसारी गैंग के कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया को मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ की गोरखपुर यूनिट ने अनुज कनौजिया को झारखंड के जमशेदपुर में ढेर कर दिया। झारखंड और गोरखपुर एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में मारा गया अनुज कनौजिया मऊ का रहने वाला था। अनुज के ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम था और बीते गुरुवार को इनाम की राशि 2.5 गुना बढ़ा दी गई थी। जो मुठभेड़ हुई है उसमें की यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की एटीएस की टीम संयुक्त रूप से शामिल थी, जिसमें गिरफ्तारी के लिए टीम आई हुई थी और उसके द्वारा जब छापेमारी की गई तो अनुज कनौजिया नाम का जो कुख्यात अपराधकर्मी है उसके द्वारा फायरिंग की गई, और उस फायरिंग के जवाब में जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसे भी गोली लगी और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। और जो एसटीएफ के डीवाईएसपी हैं उनको भी बांह पे गोली लगी है, वो लांगुरत। और अभी बाकी पूरे मामले का भी संधान जारी है। इनामी बदमाश पर यूपी, बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में हत्या के प्रयास, डकैती, लूट सहित अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मऊ के अलग अलग थानों में गंभीर धाराओं में अनुज पर करीब 23 केस दर्ज हैं। कोतवाली थाने में सबसे ज्यादा 6 केस दर्ज हैं। 3 केस गाजीपुर जिले के दुल्लापुर थाने में भी दर्ज है। 1 लाख का इनामी था, अब 2 दिन पहले उस पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। उसका घर है, जब पहले कुछ दिन पहले ही बुलडोजर लगाकर पूरे मकान को ध्वस्त करा दिया गया था और मुख्तार अंसारी के नाम पर यह काम करता था। उसके पर हत्या, लूट जैसे कई गंभीर मुकदमे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ में कुल 23 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उसके ऊपर इनाम घोषित होते ही यूपी एसटीएफ और तमाम जो एजेंसी थी उसके पीछे लगी थी। बताया जाता है कि अनुज कनौजिया का मऊ में एक समय इतना आतंक था कि उसकी दहशत में दुकान के बोर्ड से लोगों ने अपने मोबाइल नंबर तक हटा दिए थे। इसका सबसे ज्यादा खौफ रानीपुर और चिरैया कोट इलाके के बाजारों में था। चिरैया कोट बाजार में होली से पहले हीरो होंडा एजेंसी संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी और साल 2009-10 में जिले का एक बड़ा ठेका मैनेज करने में कुछ लोग अड़चन पैदा कर रहे थे। इस पर अनुज ने एक इंजीनियर को ही रास्ते से हटा दिया था। साल 2016 तक अनुज कनौजिया गोरखपुर जेल में रहा। इसके बाद मेरठ भेज दिया, जहां से उसकी बेल हो गई। साल 2019 में मऊ के तरंबा एराकला गांव में फिर एक शख्स की हत्या हुई, जिसमें मुख्तार अंसारी के साथ ही अनुज समेत 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ। तभी से अनुज कनौजिया फरार चल रहा था। फिलहाल तो अनुज को उसके साले ने पनाह दी थी। घर में उसने अपना ऑफिस भी बना रखा था। सर बम भी चलाया था, उधर से बम भी चलाया था, बम फटी भी थी क्या?
उस समय तो हमें पता नहीं चलता। आवाज कितने राउंड गोली चली हुई है? गोली तो करीब बुला सर बुला रहे हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। 25 सर बुला रहे हैं। अकेले थे अनुज कनौजिया, अकेले थे या और भी उसके साथ ही था? अच्छा, कितने दिनों से रह रहा था? क्या सूचना थी आप लोग यहाँ पर? काफी दिनों से रह रहा था, काफी दिनों से इसके विषय में सूचनाएं एकत्रित। माफिया मुख्तार गैंग के खिलाफ तरवा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस भी दर्ज कराया गया था, जिसमें अनुज कनौजिया ही फरार था। वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। इस पर गैंगस्टर कोर्ट ने उसके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया था और कोर्ट के निर्देश पर 21 सितंबर 2021 को कुर्की की कार्रवाई भी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।